नमस्कार, शाम के 5 बजने वाले हैं। एबीपी न्यूज पर हुंकार के साथ हाजिर हूं मैं, रोमाना इसार खान। 3 दिन, जी हां, 3 दिन बीत गए हैं उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में उस घटना को हुए जिसकी वजह से पूरे देश में सियासी कोहराम मचा हुआ है। हजारों लोगों की भीड़ के सामने 8-8 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, लेकिन 72 घंटे बीतने के बावजूद कानून की गिरफ्त में अब तक कोई भी नहीं, एक भी शख्स ऐसा नहीं है जिसे आरोपी के नाम पर अब तक गिरफ्तार किया गया हो। और वहीं दूसरी तरफ लखीमपुर की घटना को लेकर प्रियंका गांधी के बाद राहुल गांधी भी आज मैदान में कूद गए। सबसे पहले उन्होंने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आज बीजेपी को निशाने पर लिया, आरोप लगाया कि देश में लोकतंत्र बचा ही नहीं है, अब देश में तानाशाही है। इसके बाद राहुल गांधी पंजाब और छत्तीसगढ़ के कांग्रेस सरकार के दोनों मुख्यमंत्रियों को साथ लेकर लखनऊ के लिए दिल्ली से रवाना हो गए। लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद भी जबरदस्त ड्रामा हुआ है। अपनी गाड़ी से नहीं जाने की इजाजत मिलने पर राहुल गांधी वहीं एयरपोर्ट पर ही धरने पर बैठ गए। अब फिलहाल राहुल गांधी को इजाजत मिल गई है। राहुल का जो काफिला है वो लखनऊ से निकल चुका है, लखीमपुर के रास्ते में है और बीच में सीतापुर, जहां पर राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी को गिरफ्तार करके रखा गया था पीएसी के गेस्ट हाउस में, तो सीतापुर में बहन प्रियंका गांधी को साथ लेकर राहुल गांधी लखीमपुर के लिए वहां से आगे रवाना होंगे। और सबसे पहले लखीमपुर में जो पत्रकार मरे हिंसा में, रमन कश्यप, उनके परिवार वालों के पास जाकर उनसे मुलाकात करेंगे राहुल गांधी। इसके बाद किसानों के घर जाएंगे। जो कुल 4 किसान मरे हैं उनमें 2 लखीमपुर के रहने वाले, 2 बहराइच के रहने वाले। तो जिन 2 किसानों के परिवार मरने वालों के लखीमपुर में हैं, वहां उन किसानों के घर वालों से जाकर राहुल गांधी मुलाकात करेंगे। लेकिन ये जो तमाम सियासी हलचल है, इसके बीच इस बात का ध्यान जरूर रखा जाना चाहिए कि अब तक किसी भी गुनहगार को गिरफ्तार नहीं किया गया है। गिरफ्तार करने में पुलिस अभी तक कामयाब नहीं हुई है। तो सवाल यह है कि आखिर गुनहगारों की गिरफ्तारी में दिक्कत क्या है, इसी पर चर्चा करेंगे। पहले दिन भर के राजनीतिक वार पलटवार को जरा देख लीजिए आप। आपने कहा कि मैं जा सकता हूं, मैं जाना चाहता हूं, आप मुझे क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? मैं तो लखीमपुर खैरी जाना चाहता हूं। और जो भी दोषी है, चाहे वो राजा हो या रंग, उसके साथ वही सलूक किया जाएगा जो कानून कहता है। यहां पे जो डेमोक्रेसी हुआ करती थी, आज हिंदुस्तान में डिक्टेटरशिप है। राहुल जी, आपने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, हर बार आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, किसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने टमाटर फेंके क्या? किसी ने टमाटर फेंका? या कोई आपके घर के सामने जाके धरना प्रदर्शन करता है? कोई नहीं करता है। पोस्टमार्टम ठीक से नहीं किया जा रहा है। तो पोस्टमार्टम पे अगर किसी ने सवाल नहीं उठाए, जो गाड़ियां हैं वो सीधे अंदर जा रही हैं। ये देख सकते हैं कि राहुल गांधी के काफिले में जो गाड़ियां हैं वो इस वक्त अंदर जा रही हैं उस गेस्ट हाउस में जहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा पिछले 3 दिनों से मौजूद हैं। और ये देखिए, राहुल गांधी इस वक्त जो है इस वाली पीछे वाली गाड़ी में इसमें मौजूद हैं और राहुल से हम कोशिश करते हैं अगर वो बात करने। राहुल जी, तो फिलहाल राहुल गांधी की गाड़ी अंदर पहुंच गई है उस गेस्ट हाउस में जहां पर प्रियंका गांधी है। पीछे रणदीप सुरजेवाला भी नजर आ रहे हैं, अखिलेश सिंह है, एक और गाड़ी जिसमें कांग्रेस के नेता है। तो राहुल गांधी के साथ में अगर हम बात करें तो वैसे तो सुरक्षा की कई गाड़ियां हैं, लेकिन पहली गाड़ी में राहुल गांधी खुद बैठे हुए थे और दूसरी गाड़ी जो पीछे थी उसमें रणदीप सुरजेवाला और अखिलेश सिंह हमको नजर आए हैं, यानी कि कांग्रेस के जो कुछ नेता। एक और ये गाड़ी अंदर जा रही है जिसमें कांग्रेस के कुछ स्थानीय नेता हमको नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जो वो काफिला था वो पहुंच गया है सीतापुर में उस गेस्ट हाउस में जहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा पिछले 3 दिनों से थी। अब क्योंकि राहुल गांधी यहां पर पहुंच गए हैं, लिहाजा उम्मीद ये की जा रही है 10 से 15 मिनट रुकने के बाद में मुमकिन है कि यहां जो कुछ कार्यकर्ता जुटे हुए हैं दूसरे गेट पर, उनसे जो है चर्चा करें और उसके बाद में यहां से लखीमपुर के लिए निकले। जी रोमाना।
तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीतापुर पहुंच चुका है राहुल गांधी की गाड़ियों का काफिला और सीतापुर में पीएसी गेस्ट हाउस में इस वक्त राहुल गांधी एंटर कर रहे हैं। यहीं पीएसी के गेस्ट हाउस को ही अस्थायी जेल बनाया गया था, जहां पर प्रियंका गांधी को अरेस्ट करके रखा गया था। प्रियंका गांधी को हालांकि अब रिहा कर दिया गया है। वो यहीं पीएसी गेस्ट हाउस में ही भाई राहुल गांधी का इंतजार कर रही थी और अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि यहां सीतापुर के इस पीएसी गेस्ट हाउस से अब राहुल गांधी का काफिला प्रियंका गांधी को साथ लेकर लखीमपुर के लिए रवाना होगा। तो फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, लखनऊ से चले, करीब 3:15 बजे लखनऊ से चले थे राहुल गांधी और इस समय 5 बज चुका है। राहुल गांधी सीतापुर पहुंच चुके हैं। तो जो बात कही जा रही थी कि साहब करीब 2 घंटे का वक्त लगता है, 2 घंटे के भीतर राहुल गांधी सीतापुर पहुंच गए और सीतापुर से अब आगे लखीमपुर करीब 50 किलोमीटर का ये रास्ता है। कब तक उम्मीद की जा रही है कि राहुल गांधी प्रियंका गांधी सीतापुर से लखीमपुर के लिए रवाना होंगे? और कुछ जानकारी मिल रही है क्या? इजाजत सिर्फ 5 नेताओं को मिली है। यहां हम गाड़ियों का काफिला देख रहे हैं, तो क्या सिर्फ 5 नेता ही यहां से आगे सफर करेंगे, जिसमें जाहिर सी बात है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तो होंगे ही। अंकित जी, फिलहाल अभी जैसी जानकारी मिल रही है, मुमकिन है कि यहाँ से जो है कुछ और गाड़ियां भी, क्योंकि रणदीप सुरजेवाला एक गाड़ी में पीछे बैठे हुए थे, उसके अलावा एक गाड़ी और थी जिसमें कुछ कांग्रेसी नेता थे। तो मुमकिन है कि ये सारी गाड़ियां एक साथ यहाँ से मूव करें, लेकिन लखीमपुर में परिवार के पास जो पहुंचने की इजाजत होगी वो 5 नेताओं को होगी। लेकिन उसके अलावा हमने गाड़ियों का एक लंबा काफिला जरूर देखा है, लेकिन यहाँ ये साफ कर देना जरूरी है कि वो गाड़ियां प्रशासन, पुलिस और प्रशासन की हैं जो राहुल गांधी की सुरक्षा में थी और वो उन गाड़ियों के घेरे में यहाँ पर पहुंचे हैं। इसके अलावा जब वो लखनऊ से चले थे तो वहां पर दर्जनों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता की गाड़ियां थी, वो रास्ते में रोक दी गई हैं। अब यहां से अगले जो 15 से 20 मिनट में उम्मीद की जा रही है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत जो तमाम नेता हैं जिन लोगों को मुलाकात करनी है वो पहुंचेंगे और वो जो है यहां से लखीमपुर के लिए निकलेंगे। तकरीबन 2.25 घंटे के आसपास का रास्ता, तब पहुंचेंगे लखीमपुर। जी रोमाना, आप रहिए मेरे साथ। जैसे ही ये लोग निकलेंगे अब लखीमपुर के लिए, मैं एक बार फिर से आपके पास लौटूंगी और इस बीच आपका परिचय जल्दी से कराते हैं। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद है। अभिज्ञान प्रकाश, नेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं चर्चा में। कांग्रेस की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता मुकेश शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। बीजेपी किसान मोर्चा के प्रवक्ता हैं महेश वर्मा, वो इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर संगीत रागी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज काका इस चर्चा में जुड़ रहे हैं और साथ ही लेखक शांतनु गुप्ता। बहुत स्वागत आप सभी का। सबसे पहले मुझे लगता है हमें चलना चाहिए बीजेपी किसान मोर्चा के जो प्रवक्ता है महेश वर्मा, उनके पास 4 किसानों की मौत की पुष्टि तो हुई है महेश वर्मा जी, एफआईआर भी दर्ज हुई है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी एक भी नहीं। मैं आपसे जानना चाहती हूं कि आखिरकार आपको क्या लग रहा है, ये क्या हो रहा है? मेरी आवाज मिल रही है महेश वर्मा जी? जहां तक समझता हूं जी कि जिस तरह से इस चीज को लेकर एक भ्रमजाल अफवाह और हाँ, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जिस तरह से लखीमपुर खीरी को लेकर जिस तरह से एक अफवाह, भ्रमजाल, जिस तरह से अनर्गल प्रलाप, अलाप, विलाप, सब चीज किया गया, लेकिन आखिर में वहां पे कानून ने अपना काम किया और वहां पे हमारे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने अपनी निर्दोष होने की बात की, उनके बेटे की ने भी जो बात की, उसके बावजूद भी उन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। इससे बड़ा और क्या प्रूफ दे सकती है वहां भाजपा सरकार? लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति देखिए कि इस देश में 2 घटना घटती। एक राजस्थान में घटती है जहां मार मार के किसानों को लहूलुहान कर दिया जाता है और जिंदगी और मौत के बीच में वहां 11 किसान झूल रहे हैं। उसकी सुध लेने वाले ये काफिलेदार, ये लंबरदार, ये लच्छेदार भाषण करने वाले लोग, ये झाड़ू लगाने वाले लोग उस तरफ जो है। और यहाँ सर यूपी के अंदर जो 4 किसान मर गए हैं, यूपी के अंदर जो 4 किसान मर गए हैं और जिनकी जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, वो अभी तक आरोपियों तक पहुंच नहीं पा रही है और जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, नामजद एफआईआर, उनको भी आप यहां पर कह रहे हैं कि साहब वो भी देखिए दबाव में आकर किसी तरीके से हुई है। तो सर यूपी में क्या हो रहा है, इस पर कौन जवाब देगा? यहां किसानों के लिए अगर हक में आवाज उठाई जा रही है तो फिर आप कह रहे हैं कि वो प्रलाप, विलाप, अलाप, यही कह रहे हैं ना आप? तो मैं फिर जान लेती हूं, लेकर चलती हूं दर्शकों को। मुकेश शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी कर रही है ये प्रलाप, विलाप, अलाप जो महेश वर्मा कह रहे थे? जी जी देखिए रोमाना जी, ये गंभीर विषय है। मुझे बड़ा कष्ट है
सत्य आज पराजित भी हो रहा है, सत्य परेशान भी है। सरकार की संवेदनशीलता इस बात से पता लगती है कि अभी तक भी नामजद एफआईआर होने के बावजूद मंत्री के बेटे को गिरफ्तार नहीं किया गया है। और इससे बड़ा दुर्भाग्य, इससे बड़ी असंवेदनशीलता सरकार की कोई हो नहीं सकती है कि आज 4 दिन होने को आए हैं, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा नहीं हुआ है और कातिल खुलेआम घूम रहे हैं और जो पीड़ितों के आंसू पूछना चाहते हैं उनको जेल में भेज दिया गया है। इससे बड़ा दुर्भाग्य ये ब्रिटिश राज से कम नहीं है। और मैं समझता हूं कि अहंकार की बहुत बड़ी प्रकाष्ठा है ये, और योगी सरकार इसी अहंकार की प्रकाष्ठा में चलती हो जाएगी। और मैं आपको एक स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं जी, जिस तरीके से आज किसानों को रौंदा गया है जी, मतलब ये कभी ब्रिटिश काल में भी शायद ऐसा नहीं हुआ होगा कि सरेआम जिस तरीके से वीडियो रिलीज किए जा रहे हैं आज, उसके बावजूद इस सरकार की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। राहुल गांधी जी एयरपोर्ट पर जाते हैं, वहां रस्सी लगा दी जाती है दोनों तरफ। प्रियंका जी मिलने जाना चाहती है, उनको जेल में डाल दिया जाता है। और जिन्होंने गाड़ी के नीचे किसानों को रोक दिया वो खुलेआम घूम रहे हैं, आज भी गुंडागर्दी करते घूम रहे हैं। मुकेश जी, आपको ये भी तो समझना होगा ना कि कानून व्यवस्था उसे बनाने की जिम्मेदारी भी तो राज्य सरकार की है ना। मुझे लगता है मनोज काका जी को आना चाहिए। मनोज काका जी, आपकी पार्टी के नेता को भी मिलने नहीं जाने दिया गया था, अखिलेश जी को भी, तो भाई राज्य सरकार की तरफ से आज तो इजाजत दे दी गई ना। वो कह रहे हैं कि तब कानून व्यवस्था का मसला था, इस वजह से नहीं जाने दिया गया। अब जबकि अंतिम संस्कार हो गए हैं 8 के 8 तो अब तो मिलने जाने दे ही रहे। इतनी जल्दबाजी में क्यों था फिर विपक्ष? रोमाना, सवाल जल्दीबाजी का नहीं है। सवाल इस स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जो देश कृषि प्रधान देश है, जिसकी अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है, उस देश के किसानों के ऊपर उस देश के गृह राज्य मंत्री का सुपुत्र स्वयं गाड़ियां रौंदते हुए गया है और उनके निर्दोष किसानों के ऊपर सर मुझे आपत्ति है, सर मुझे आपत्ति है। सर आप ये फैसला कैसे सुना सकते हैं? आप कह रहे हैं गृह राज्य मंत्री का जो बेटा है वो खुद रोंदते हुए गया। सर अभी जांच हो रही है सर, इस तरीके के फैसले मत सुनाइए, इस तरीके के फैसले सुनाने से बचिए सर। अभी जांच हो रही है, यहाँ तक कि जो वीडियोस भी शेयर हो रहे हैं उसमें भी किसी में आपको साफ तौर पर दिखाई दे रहा है क्या? उसमें भी आपको कहीं पर साफ तौर पर आशीष मिश्रा दिखाई दिया है क्या? तो लीजिए, जो शहीद किसान है उनके सुपुत्र ने कहा है, ठीक है, जो किसान है जिन्होंने ये देखा सुना नहीं है, बल्कि जिन लोगों ने भोगा है, जिनके घर के लोग शहीद हुए, उन लोगों की ये बात है, उनके सामने घटना घटी है। क्या जो रमन कश्यप जो पत्रकार साथी थे, उनके घर के लोग क्या बता रहे हैं? आज एक वीडियो आया है जिसमें मिनिस्टर का बेटा स्वयं पिस्टल लोड करते हुए देखा गया है। तो चारों तरफ से देखा जाए क्या क्या साक्ष्य है, लेकिन बीजेपी सरकार दुखद ये है, उनको किसने किसानों के मौत से मर्माहत होने के बजाय बीजेपी सरकार अपने अपराधी किस्म के मिनिस्टर का बचाव करते हुए नजर आ रही है। ठीक है, और यही मिनिस्टर है जिसके पूर्व में भी हत्या से लेकर के और अटेम्प्ट टू मर्डर तक के मुकदमे हैं। तो उनका अगर आपराधिक इतिहास देख लिया जाए, गांव में रोमाना एक कहावत है कि जस बाप तस बेटा, बापा पूत परापत घोड़ा। तो जिस तरह के आचरण का देश के गृह राज्य मंत्री ने प्रदर्शन किया अपने भाषणों में, हम लोग यही समझते हैं, समाजवादी पार्टी यही जानना चाहती है। सर हम लोकतंत्र में रहते हैं, आप लोग को जाति व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं और फिर यहाँ पर टेलीविजन पर बैठकर आप लोग जो है नस्लवाद की ऐसी टिप्पणियां कर करके उसी को ग्लोरीफाई कर रहे हैं सर, कि जैसा पिता वैसा पुत्र। इस तरीके की टिप्पणियों से बचिए सर, इस तरीके की टिप्पणियों से बचिए। यहाँ पर खून में नहीं चलता है कि अगर बाप चोर है तो बेटा भी चोर होगा। इस तरीके की टिप्पणियों पर मुझे पूरी आपत्ति है सर। प्लीज 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 सर ऐसी कहावतें मत यहाँ पर रखिए। मुझे लगता है मैं जरा से शांतनु के पास चलती हूँ। सर आपकी बात को पूरा सम्मान देते हुए मैं शांतनु गुप्ता का रुख कर रही हूँ। मैं शांतनु, लेकिन एक बात आपसे समझना चाहती हूँ कि जब यूपी पुलिस खुद एफआईआर करती है, नामजद एफआईआर करती है, फिर गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? गिरफ्तारी क्यों नहीं शांतनु? रोमाना,
रोमाना देखिए, हम लोग इतने सारे पैनलिस्ट हैं, मेरे ख्याल से हम में से कोई भी इन्वेस्टिगेटेड थ्योरी में ट्रेंड नहीं है, फॉरेंसिक साइंस में ट्रेंड नहीं है कि कैसे, हमने कम से कम 10-12 वीडियो सबने देखे हैं कैसे पूरे क्राइम सीन को रिक्रिएट करा जाता है। तो मैं यहाँ पे बैठ के शर्लक होम्स बनने की कोशिश नहीं करूंगा, मेरे ख्याल से हम में से किसी को नहीं करनी चाहिए। हमारे पुलिस ने समय लिया है, पुलिस न्यायिक जांच कर रही है, उसको अपनी जांच करते रहनी चाहिए। लेकिन शर्लक होम्स बनने का मौका तो यूपी पुलिस ही दे रही है ना, सबको शर्लक होम्स बनने का मौका यूपी पुलिस की तरफ से दिया जा रहा है। अगर यूपी पुलिस इस मामले में गिरफ्तारियां कर ले वक्त रहते तो फिर शायद शर्लक होम्स बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर लोगों को। इस तरीके का भ्रम, इस तरीके की राजनीति की फिर गुंजाइश नहीं बचेगी। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है? मैं आपसे जानना चाह रही हूं कि नामजद एफआईआर जब हो चुकी है 72 घंटे बाद भी घटना की गिरफ्तारी क्यों नहीं? रोमाना गंभीर विषय है, गंभीर। जी शांतनु, आपके जवाब का इंतजार कर रही हूं। रोमाना, ये प्रश्न किससे है? जी। देखिए एफआईआर नामजद होने के बाद गिरफ्तारी हो जाती है, पता नहीं किस कानून में लिखा है। तो एफआईआर नामजद होती है, उसका विरोधी जिस तरह से जो नाम लिखवाता है उस पर एफआईआर होती है, फिर तहकीकात होती है, अगर प्राइमा फेसी एविडेंस मिलता है तब होती है। केवल वीडियो देख के कि एक वीडियो चला गया, वीडियो असली है, नकली है, डॉक्टर्ड है, नहीं है, अगर आप उस वीडियो को भी देखें तो उसमें कांच के शीशे टूटे, गाड़ी के शीशे टूटे हुए हैं। जो आंदोलनकारी हैं वो घर से तलवार छड़ी लाठी लेके क्यों आए हैं, वो आंदोलन किस प्रकार का था, वहां पे क्या स्थिति थी, केवल वीडियो और मीडिया के आधार पर अगर तहकीकात होने लगे तो पुलिस को तो घर बैठ जाना चाहिए, कोर्ट कचहरी तो बंद कर देना चाहिए। हम ही लोग सब 6-7 मिलके न्याय दे देंगे, मैं यहाँ न्याय दे दूंगा, आपके ऑफिस में फांसी हो जाएगी। ऐसे नहीं होगा रोमाना। मीडिया को कोर्ट मत बनाइए, पुलिस को उसका काम करने दीजिए। कॉम्प्लिकेटेड केस है, मल्टीपल वीडियो है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी धाराएं हैं। मुझे लगता है अब मैं जरा सा अभिज्ञान जी के पास चलती हूँ, उसके बाद मैं संगीत रागी जी के पास भी आऊंगी। अभिज्ञान जी, मुद्दा ये है कि 72 घंटे हो चुके हैं लखीमपुर में हुई हिंसा के बाद, गुनहगार अब भी दूर और सियासत भरपूर। क्या इसके लिए भी उपजाऊ जमीन, पुलिसिया कार्रवाई सही तरीके से अब तक नहीं हुई है, यही पैदा नहीं कर रही है? 2-3 पॉइंट्स एकदम ब्लंटली रखूंगा। पहली बात, कन्वीनियंस है, मीडिया को बोल दीजिए कि साहब ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तो यहाँ पे बड़ा आसान होता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मैंने एक शब्द का जिक्र किया था योगी आदित्यनाथ के स्टेटमेंट से, क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर हैं। ये सब कुछ इस वक्त उनके अंडर में, उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन जो होल्ड करते हैं उसके हिसाब से आता है। उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था, षड्यंत्र। अगर इस पूरी घटना, जो कि प्राइमा फेसी सच है कि कोई शर्लॉक होम्स नहीं बनना चाहता है, जो शर्लॉक होम्स है वो यूपी पुलिस बन के दिखाए, बिल्कुल उसकी जिम्मेदारी है, वो यूपी पुलिस बन के दिखाए। इंपॉर्टेंट ये है कि अगर ये षड्यंत्र है, ये उनके शब्द है एंड फैक्चुअल पॉइंट्स पर हम चलेंगे, ये कोई मेरे शब्द नहीं है, तो दोनों साइड को इन्वेस्टिगेट होना पड़ेगा और उसके बाद हमको तथ्य मालूम होगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये बार बार एक चार्ज लगता था कि साहब विपक्ष कहाँ है, ये तो यूपी चले आते पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लगाइए, या आप लोगों की पॉलिटिक्स है। लेकिन अब जब विपक्ष है और जब विपक्ष एक्टिव है तो भी प्रॉब्लम नजर आती है। तो या तो एक बार तय हो जाए कि विपक्ष है ही नहीं, खाली पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए आता है, या एक बार तय हो जाए कि नहीं, अगर इतनी गंभीर घटना है जिसमें देश के किसानों की जान चली गई है, तो विपक्ष मेरे हिसाब से तो होना चाहिए। डेमोक्रेसी कॉल्स फॉर इट, और वो सही है कि विपक्ष है। तो ये दोनों बहुत क्लियर पोजीशन है। इन्वेस्टिगेशन जो है वो स्टेट है, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर उनके अंडर में, पुलिस जो है उनके अंडर में, और दूसरी पोजीशन है जो कि पॉलिटिकल है, तो नेचुरल है उसमें ऑपोजिशन एक्टिव होगी, और मेरे हिसाब से उसको होना चाहिए। अच्छा हुआ कि सबको अंत में अनुमति मिली है वहां जाने के लिए, भले ही 50 घंटे की देरी से, लेकिन आखिरकार यूपी सरकार की तरफ से इजाजत दी गई है। हालांकि यूपी सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि साहब कानून व्यवस्था की वजह से अभी तक विपक्ष के नेताओं को जाने की इजाजत नहीं दी जा रही थी। जल्दी से संगीत रागी साहब, विपक्ष अपनी भूमिका निभा रहा है सकारात्मक तौर पर इस पूरे घटनाक्रम में? देखिए, मैं पहले दिन से इस बात को कह रहा हूं कि विपक्ष को
इसी बात की तलाश थी कि किसान आंदोलन में सरकार की तरफ से या सरकार को मानने वाले की तरफ से कोई हिंसा हो जाए या कहीं से कुछ हिंसा हो जाए ताकि लाशों पर राजनीति की जा सके। मैं आज भी कहूंगा, मैं अभिज्ञान की बातों से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। आज भी प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी वाड्रा मनोज काका जी बीच में मत बोलिए सर। बारी बारी सबके पास आ रही हूँ, सबको मौका दे रही हूँ। आप बीच में बोलेंगे तो कोई समझ नहीं पाएगा, मुझे आपकी आवाज कम करानी पड़ेगी। संगीत रागी साहब अपनी बात पूरी कर लीजिए। जैसे राजनीतिक गिद्ध ऐसे चीजों की तलाश करते हैं और ये वाजिब है उनका जाना। बीजेपी में जो लोग राजनीति करते हैं और इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जब मुजफ्फरनगर घटना रुमाना जी ऐसे नहीं बात करते हैं। रुमाना जी आप तो इनको आपने जो बात कही है मुझे लगता है आप तारीफ कर रहे थे अभिज्ञान की बात की, लेकिन आपने यहाँ पर विपक्ष को राजनीतिक गिद्ध कह दिया। विपक्ष के नेता यहाँ पर मौजूद हैं, उनका मैं रिएक्शन लूं उससे पहले मुझे लगता है एक बार अभिज्ञान के पास मुझे दोबारा क्लैरिटी के लिए चलना पड़ेगा, क्योंकि अभिज्ञान तो ये कह रहे थे कि साहब विपक्ष को कटघरे में खड़ा किया जाता है, विपक्ष से पूछा जाता है कि साहब आप कहां थे इस जमीन पर, आप दिखाई नहीं देते हैं। अभिज्ञान आप बोलने लायक हो ही नहीं। 10 सेकेंड के अंदर बीजेपी का इतिहास गवाह है कि वो बहुत बढ़िया विपक्ष की पार्टी की भूमिका में रही है और इसीलिए उसको भी ये समझना चाहिए, या तो वो अपने समय में बहुत गलत थी या तो आज का विपक्ष अगर विपक्ष बनता है तो लोग उस बीजेपी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये समझने की जरूरत है, डेमोक्रेसी में एक विपक्ष की भूमिका होती है और किस तरह की घटनाओं में उसका होना जरूरी है। संगीत जी मेरी बात से इत्तेफाक न रखें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस तरह की घटनाओं में वो भूमिका जरूरी है, नहीं तो डेमोक्रेसी कमजोर नजर आती है। ये है मेरा पॉइंट। ठीक है सर। तो महेश वर्मा जी, वो जो आप कह रहे थे प्रलाप विलाप अलाप, अभिज्ञान ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र के लिए विपक्ष का ये प्रलाप विलाप अलाप जरूरी है। सर मैं जो कह रहा हूँ उसके पीछे कारण है जी। ये सिर्फ यूपी में ही क्यों हो रहा है, छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं हो रहा, ये राजस्थान में क्यों नहीं हो रहा है। वहां क्या किसान आदिवासी, वहां आदिवासियों को मौत के घाट उतार दिया गया, कौन सी जांच हो गई, कौन से मुआवजे मिल गए। यही तो मेरा रोना है कि आज आप ये जो चीज यूपी में कर रहे हैं, ये सारे छाती पीट रहे हैं, ये सब रुदाली बने हुए हैं। आप मुझे बताइए ना कि क्या ये जो लखीमपुर में हुआ है, क्या लखीमपुर में जो हुआ है ऐसी घटना की तुलना की जा सकती है सर कि जहां पर पहियों से रौंदते हुए लोग नजर आते हैं, जहां पर कटघरे में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और उनके बेटे होते हैं, ऐसी तो कोई घटना भी नहीं हुई है ना सर। इस घटना की क्या तुलना की जा सकती है, तुलना भी की जा सकती है क्या? आप ही से समझना चाहती हूँ। 4 किसान मारे गए सर, और जो तस्वीरें पीछे से उन पर टायर चढ़ा दिया गया सर, गाड़ी चढ़ा दी। नहीं, आदिवासियों की जान नहीं है। रोमाना जी बोलने दीजिए, 1 मिनट के लिए बोलने दीजिए, 1 सेकंड के लिए बोलने दीजिए। नहीं देखिए, 1 सेकंड के लिए बोल। मैं कह रहा हूँ आदिवासियों की जान नहीं है। राजस्थान सरकार जहाँ कांग्रेस सरकार है, एक टाइम में राजा दिग्गी ने जनरल डायर की तरह मंदसौर में 22 निर्दोष किसानों को मार डाला और एक जांच तक नहीं, उसमें एक आदमी आज किसी को। हुबली में सुनिए, कर्नाटक में आपने कहा नहीं कुकृत्य किया। तो ये जो कर रहे हैं ये सब पुण्य है। और हमारे उत्तर प्रदेश में भाजपा राज्य में ऐसी घटना, दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। आपका पॉइंट दर्शकों ने सुन लिया, लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर किसी की सत्ता के नीचे इस तरीके की अनियमितताएं हो रही हैं, तो फिर वहां पर क्या विपक्ष को भूमिका नहीं निभानी चाहिए? अगर आप ये कह रहे हैं कि राजस्थान के अंदर, छत्तीसगढ़ में इस तरीके की अंधेरगर्दी मची हुई है, तो वहां पर क्यों विपक्ष की भूमिका में होते हुए बीजेपी आगे नहीं आती और आंदोलन नहीं करती है? यह भी महत्वपूर्ण सवाल है। देश के अंदर नागरिक की जिंदगी का मोल आखिर क्या है? क्या इंसाफ इस देश में मिलना इतना मुश्किल हो चुका है कि उसके लिए इस तरीके के सियासी आंदोलन करने पड़े? इन तमाम सवालों के साथ चर्चा आगे बढ़ाए, सीधे आपको लेकर चलते हैं कांग्रेस की तरफ से मुकेश शर्मा जी जवाब देना चाह रहे हैं अब तक की चर्चा का। मुकेश जी आइए। मैं संगीत रागी जी ने जो गिद्ध शब्द का इस्तेमाल किया है, यह भारतीय जनता पार्टी पर लागू होता है। इन किसानों की हत्या के लिए बीजेपी के लोग जिम्मेदार हैं। दूसरी बात, शांतनु जी ने और महेश जी ने जो कहा है, दुर्भाग्य है। देखिए अब फिर से आप फैसला रोमाना जी सर, अभी जांच नहीं हुई है सर,
आप यहाँ पर फैसला कैसे सुना सकते हैं बैठकर कि साहब बीजेपी के लोग जिम्मेदार हैं? सर जांच होने दीजिए। 10 सेकंड में बात पूरी करने दीजिए अपनी। हाँ रोमाना जी, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ तीनों से, शांतनु जी से, महेश जी से, प्रोफेसर रागी जी से। प्रोफेसर रागी हमारे साथ इस चर्चा में नहीं है, मैं क्लियर करना चाहता हूं। अरे छोड़ दे, यदि यही नामजद एफआईआर रोमाना जी के खिलाफ हो जाती या विज्ञान जी के या मुकेश शर्मा या शांतनु जी के खिलाफ हो जाती तो क्या अब तक उनकी गिरफ्तारी होती या नहीं होती है? जवाब दे दे मुझे कोई। और देश का कानून क्या कहता है? आज 4 दिन हो गए, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, अभी तक आप जुडिशियल इंक्वायरी के नाम पर कौन रिटायर्ड जज इसकी जांच करेंगे, उसका नाम अनाउंस नहीं हुआ है। ये लीपापोती चल क्या रही है? क्या किसान की मौत की कीमत यही है? और मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि विपक्ष अपनी जिम्मेदारी को निभा रहा है। कांग्रेस अगर ये मांग कर रही है कि किसानों को न्याय मिलना चाहिए तो हम कौन सा गुनाह कर रहे हैं? मैं जवाब लेती हूं। लाशों पर राजनीति करने का बीजेपी का इतिहास रहा है। ठीक है, मैं जवाब लेती हूँ। शांतनु गुप्ता जी, मेरे ख्याल से आप इस बात से सहमत होंगे सर, और सभी पैनलिस्ट इस बात से सहमत होंगे कि साहब गुनहगार जो भी है वो जल्द से जल्द क्या गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए? क्या किसानों को इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? 8 मौतें सर, 1 नहीं 2 नहीं 8 जिंदगियां गई हैं लखीमपुर में। इसका हिसाब तो करना होगा ना सर। ये जो देरी है ये क्या आपको नहीं खटक रही है शांतनु गुप्ता, जो इस पूरे मामले में हो रही है? रोमाना, मैं अपनी बात को फिर दोहराना चाहूंगा। हम में से यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टिगेशन में, फोरेंसिक साइंस में, रिक्रिएशन ऑफ सीन में एक्सपर्ट नहीं है। मैं आपको फिर दोहराना चाहूंगा। और यहाँ बैठे बैठे एक वीडियो के आधार पर, 4 वीडियो के आधार पर मैं आपको ऐसी अनगिनत नामजद एफआईआर दिला दूंगा जिसमें कई महीनों तक गिरफ्तारी नहीं होती है। आपको शर्म आनी चाहिए। 8 लोग मर जाए तो गिरफ्तार दो। आप डिबेट कर लीजिए। मुकेश नहीं बोलने दिया आपने। मुकेश जी जरा सा सुन लीजिए संयम के साथ, उसके बाद आइएगा। सुन लीजिए पहले वो कह क्या रहे। शांतनु जी प्लीज आइए अपनी बात। भाई मुकेश जी की आवाज थोड़ी कम करनी पड़ेगी, वैसे भी डिलेड आवाज जा रही है शांतनु गुप्ता के पास, वो देर से सुन पा रहे हैं। क्या ये कौन सा ये सभ्य तरीका है? महेश जी अब आप तो बीच में मत आइए ना सर, पढ़े लिखे आप शांतनु जी को अपनी बात रखने दीजिए ना प्लीज। शांतनु जी प्लीज आइए। पता नहीं क्या बोलना चाह रहे हैं। शांतनु जी आइए। ये कौन सा तरीका है? शांतनु जी आइए, इंतजार हो रहा है आपका। शांत तो कराइए, उनको टोकिए तो सही। मैं फिर कहूंगा, मैं आपको अलग अलग प्रदेशों में ऐसी हजारों नामजद एफआईआर मैं बोल रहा हूँ, बाकी लोगों को चुप कराइए। आप डिबेट पहले मैनेज करिए, तब आगे कोई बोल पाएगा। अपने गेस्ट को तो भगा दिया आपने क्योंकि उनको बोलने नहीं दिया गया। देखिए ऐसे मैं आपको हजारों नामजद एफआईआर दिखा दूंगा, मैं आपको ऐसी हजारों नामजद एफआईआर दिखा दूंगा जहां पे गिरफ्तारी एकदम नहीं होती है। गिरफ्तारी इसलिए, एफआईआर इसलिए करी जाती है नामजद। मैं मुद्दे पे रह रहा हूं, पर्सनल कमेंट तो आपके और गेस्ट कर रहे हैं जिनको आप रोक नहीं रही। ऐसी हजारों में नामजद एफआईआर दिखा दूंगा जो अपोजिशन के कहने पे, जो विरोधी पार्टी है उसके कहने पे करी जाती है। वो नाम जो प्राइमा फेसी देता है, लेकिन जब तक प्राइमा फेसी एविडेंस क्रिएट नहीं होता है तब तक ऐसे किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाता है। ये बड़ा नॉर्मल अभी 2 एफआईआर ऐसे बता दीजिए ताकि मुकेश जी और मनोज काका को आप चुप कर दें। आप 2 गिना दीजिए, आपके पास हजारों ऐसी। 2 बता दीजिए सर। ज्ञान जी ने कहा, मैं आपको, आप किसी भी अपने पैनल में डीजीपी को बुला लीजिए। आपने सुबह में 3 डीजीपी के साथ बैठ चुका हूं। ये बड़ी कॉमन प्रक्रिया है नामजद एफआईआर होना। इसमें आपने भी शायद डिबेट करी होंगी पहले। अब ज्ञान जी ने कहा कि विपक्ष एक्टिव। मनोज काका जी प्लीज जरा सुन लीजिए उनकी बात, मुझे भी समझने दीजिए आप क्या कह रहे हैं। कांग्रेस को बिठा के वन ऑन वन इंटरव्यू क्यों नहीं कर लेती है? आप कांग्रेस के प्रवक्ता को बिठा के, सर ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के नहीं। मनोज जी प्लीज आइए। शांतनु, आप उन्हीं दोनों को उनको शांत तो कराइए, उनको टोकिए तो सही, रोकिए तो सही। वो तो लगातार लाउड स्पीकर की तरह बोले जा रहा है, लाउड स्पीकर की तरह बोले जा रहा है, कमेंट्री दिए जा रहा है। कम से कम एक्टिंग तो कर दीजिए उनको रोकने की। रोमाना जी कम से कम एक्टिंग तो कर दीजिए उनको रोकने की। सर एक्टिंग की जरूरत नहीं है, मेरा दर्शक जो है वो भी देख रहा है कि आपके पास जवाब नहीं है। आप शायद 2 एफआईआर जो हजारों की बात कर रहे हैं उसका सीधा जवाब नहीं दे पा रहे। चलिए मैं मुद्दे पर आती हूँ। 2022 में यूपी चुनाव, ये सारी जमीन जो है क्या चुनाव की वजह से ही इस तरीके से सियासी तौर पर उपजाऊ बनाई जा रही है? मुद्दे पर आ जाते हैं अगर आप लोग यही चर्चा करना चाह रहे हैं। आइए
आइए इसका जवाब दीजिए। महेश वर्मा जी आइए। शांतनु जी की जगह मैं आपको 2 FIR बता रहा हूँ जी, आइए महेश 2 वर्मा FIR मैं आपको बता रहा हूँ, दीजिए मैं सर, आपको बता रहा जवाब हूँ। दीजिए। हाँ सुनिए जी, मंदसौर में 22 किसानों को राजा दिग्गी ने जनरल डायर की तरह भून दिया और उसको मंदसौर में उसमें FIR दर्ज हुआ। उस FIR में आज तक अभी तक किसी भी आदमी को सजा नहीं मिली। हुबली में याद करिए, अभी ज्ञान प्रकाश बहुत पुराने पत्रकार हैं, हम लोग साथ साथ पत्रकारिता किया करते थे, इनको याद होगा कर्नाटक में क्या हुआ था। ठीक है, किसानों की किस तरह से बर्बर हत्या करी गई थी वहां कांग्रेस सरकार में। FIR दर्ज हुआ, तो फिर मुकेश शर्मा जी, बस आ रही हूँ, मनोज काका जी आप ही के पास आऊँ। अच्छा ठीक है, देखिए दो FIR की मैंने बात की थी, महेश वर्मा जी ने यहाँ पर गिना दिया। महेश वर्मा जी ने यहाँ पर गिना दिया। महेश वर्मा जी ने यहाँ पर मध्य प्रदेश और कर्नाटक की यहाँ पर मिसालें दे दी हैं। जल्दी से मनोज काका अपनी बात रखो, उसके बाद मैं आ रही हूँ मुकेश शर्मा जी आपके पास। आइए मनोज काका। रोमाना ये झूठ, ये कर्नाटक में हो रहा, इसीलिए उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है कि किसानों के ऊपर आप गाड़ियां चढ़वा देंगे। राजस्थान में लाठियां चला कांग्रेस ने, वो गलत किया निश्चित। नहीं, अगर मैं झूठ बोलूंगा इस चैनल पे आके इसके दर्शकों से माफी मांगूंगा, नहीं तो आपको माफी मांगनी पड़ेगी। ठीक है। तो मुकेश शर्मा जी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है, आपने सुन लिया ना महेश वर्मा का जवाब। वो कह रहे हैं कि 2021 में जो यूपी में बीजेपी सरकार में हो रहा है वो तो पहले कांग्रेस के राज में हो चुका है, फिर कांग्रेस क्यों इतना बिलबिला रही है, वो ये कह रहे हैं। सर आइए मुकेश शर्मा। आप किस तरह के जानवर थे? चुप कराइए आप दूसरे विपक्षी दलों को गिद्ध कह रहे हैं। ठीक है, तो मैं बीजेपी से जानना चाहूंगा कि बीजेपी जब अपोजिशन में थी तो कौन जानवर थी? ये जवाब लेंगे सर, आपके सवाल का मैं जवाब ले लूंगी, पहले मुकेश शर्मा जी को आने दीजिए। मुकेश शर्मा जी आइए। उन्होंने गिना दिया सर कि जब दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे मध्य प्रदेश में तब क्या होता था, और जब वो पत्रकारिता करते थे अभिज्ञान जी के साथ तब कर्नाटक में क्या हुआ था। वो पुराने किस्से दोहरा रहे हैं सर। देखिए रोमाना जी, मंदसौर या कर्नाटक की जो ये बात कर रहे हैं उसमें न्याय अब तक नहीं मिला। न्यायिक प्रक्रिया एक अलग विषय है। मुद्दा यहां पर FIR, नामजद FIR गिरफ्तारी का सवाल है। और मैं ये कहना चाहता हूं, इससे बड़ा दुर्भाग्य, इससे बड़ा ब्रिटिश राज कोई हो नहीं सकता कि 8 लोग मर जाएं और अभी तक एक आदमी को भी गिरफ्तार ना किया जाए। 4 दिन के अंदर एक आदमी गिरफ्तार नहीं हुआ है। और मुझे कष्ट है, मैं किसान का बेटा हूं, मैं हरियाणा से आता हूं। बेसिकली किसान के साथ जो अत्याचार आज ये बीजेपी कर रही है, किसान को जान से मार दिया गया है। जो किसान देश की अर्थव्यवस्था चलाता है, जो किसान देश को चलाता है, भाषण का मंच नहीं है सर, भाषण का मंच नहीं है। पॉइंट्स रखिए ना, पॉइंट्स रखिए। सवाल बड़ा है और अब मुझे लगता है कि सीधे मुद्दे की बात यह है कि साहब लखीमपुर बहाना है, ये चंद महीनों के बाद उत्तर प्रदेश में जो 2022 में चुनाव होना है, चुनाव निशाना है, तो लखीमपुर में गुनहगार दूर, सियासत भरपूर। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सीधे अब शांतनु के पास आपको लेकर चलते हैं। शांतनु, मैं आपसे ये समझना चाह रही हूं कि लखीमपुर हिंसा से 2022 चुनाव यूपी का क्या किसी तरीके का किसी भी दल को कोई नफा नुकसान आपको नजर आता है? देखिए, कोशिश बहुत होगी, और जैसा अभिज्ञान ने कहा कि विपक्ष से कहा जाता था कि वो सड़क पे नहीं है, वो सड़क पे आ रहा है तो क्यों दिक्कत है। देखिए, वो इसलिए दिक्कत है अभिज्ञान क्योंकि ये कौन विपक्ष है? ये राहुल गांधी हैं जिनकी पार्लियामेंट में अटेंडेंस 45% होती है, अखिलेश यादव की 17वीं लोकसभा में अटेंडेंस 36% है, सोनिया गांधी की 40% है, पार्लियामेंट में रहते नहीं है राहुल गांधी क्योंकि अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं जाते थे, 10 साल में 10 बार नहीं गए तो उनको वायनाड भगा दिया गया। तो जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी जाएगा नहीं, पार्लियामेंट जाएगा नहीं, जैसे ही ये कोई मुद्दा होगा तो वहां पहुंच जाएगा, इसलिए उनको वल्चर कहा जाता है। अगर कोई मेहनती पॉलिटिशियन है जो पूरे दिन दिखता है तो पहुंचेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए जनता सब देख रही है, हम डिबेट में कितने भी लक्ष्य घुमा ले, जनता देख रही है किसानों के साथ सच में किसने काम किया। तो राजनीति से दिक्कत नहीं है, किसने MSP पे खरीद करी इतनी सारी। ठीक है, तो मतलब मुकेश शर्मा जी वो कह रहे हैं कि राजनीति से दिक्कत नहीं है, लेकिन विपक्ष की ये जो शॉर्टकट वाली राजनीति है इससे दिक्कत है। जल्दी से देखिए, मैं जल्दी से कह रहा हूं, ये लखीमपुर खीरी हत्याकांड
योगी सरकार को ले बैठेगा। और शांतनु जी, आप दिमागी रूप से हिल गए, पार्लियामेंट के अटेंडेंस का सवाल नहीं है। सर, इस तरीके की भाषा से बचिए सर, इस तरीके के कमेंट से बचिए। आप लोग संवाद का स्तर नीचे कर देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस चर्चा में मेरे साथ शिरकत करने के लिए। भाई, लोकतंत्र है और मैं बार बार इस बात को दोहराती हूं कि लोकतंत्र में समस्या कोई भी हो, समाधान सिर्फ और सिर्फ संवाद से ही निकलता है। इसीलिए संवाद का स्तर बनाए रखना बेहद जरूरी है। इस वक्त की बड़ी खबर जानिए आप। लखीमपुर खीरी की घटना के विरोध में महाराष्ट्र के महाविकास अघाड़ी गठबंधन ने बंद का ऐलान किया है। 11 अक्टूबर को महाविकास अघाड़ी ने बंद का ऐलान किया। महाविकास अघाड़ी में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस 3 दल शामिल हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।